तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में पॉलिटी का एक नया विषय यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न और महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। कॉन्स्टिट्यूशंस बढ़ने का या एक देश को विधि के तहत, लॉ के तहत चलाने का जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता का ये आधार है फंडामेंटल राइट्स। तो ये क्लास आमतौर पे पहला जो इसका शीर्षक होगा, इसका इंट्रोडक्शंस होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या और इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे कैसे डेवलप हुआ ये, और हमारे संविधान में किस ढंग से शामिल किया गया। उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान है यानी भाग 3 पार्ट 3, उसके तहत जो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को प्राप्त है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शंस में क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो चीज निकला है ये मानव अधिकार से निकला है। यानी ह्यूमन राइट्स से निकला है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स को अगर देखा जाए तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट, एक आधुनिक विचारधारा है ये, और इस विचारधारा के तहत दो बातें पाई जाती हैं। पहला ये कि साध्य यानी मीडियम, और दूसरा विचारधारा है साधन यानी मीन्स का। तो जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसको साध माना गया, और रेस्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग जितने भी थिंग्स हैं, यानी शेष, जीव एवं अजीव को साधन माना गया। ये जो मॉडर्न टाइम में बेसिक कंसेप्ट है, पहले सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स निकला कहां से आया। तो फंडामेंटल राइट्स जो निकल रहा है वो ह्यूमन राइट्स से। तो जब से दुनिया बनी थी तब से मॉडर्न पीरियड तक इसका कोई चर्चा नहीं हुआ ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का जितने भी लोगों ने अवहेलना किया, उसको रिजेक्ट किया, और जो शासक वर्ग होता था, जो गवर्न क्लास होता था, उसी को सारे प्रिविलेज, सारी सुविधाएं मिलती थी, और जो आम लोग होते थे उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा, कोई प्रिविलेज नहीं था। वो सिर्फ टैक्स देने वाले होते थे और बेगार करने वाले, जिसको हम लोग के यहाँ विस्टी के नाम से जाना जाता था। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे प्राचीन काल हो, एंशिएंट पीरियड हो, या चाहे मध्यकाल हो, मॉडर्न पीरियड हो, इसमें हम लोग ह्यूमन राइट्स का यानी मानव के अधिकार का कोई चर्चा हम लोग नहीं देखते हैं। लेकिन जब डेमोक्रेटिक व्यूज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे वैश्विक स्तर पे छाया,
और विश्व के लगभग अधिकांश देशों ने, हालांकि अभी भी मोनार्कियल स्टेट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आज का जो पीरियड्स है वो पीरियड कैसा है, एक डेमोक्रेटिक पीरियड है। और इस डेमोक्रेटिक पीरियड का जो बेस है, जो आधार है, वो तीन शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। और ये सब किसके लिए है? तो उस लोकतंत्र में जो व्यक्ति निवास कर रहा है उसको ये अधिकार, उसको ये राइट्स दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशंस के द्वारा। और ये एक प्रकार से लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ, मेन पिलर्स बन गया। तो जैसे ही ये चीज आई, तो क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि जो मॉडर्न कंसेप्ट उभर करके सामने आया, उसने कहा कि इस दुनिया में दो चीजें सिर्फ है, एक चीज साध्य है यानी मीडियम है, और दूसरा चीज साधन है यानी मीन्स है। इसका एक अर्थ यह भी हुआ कि साध का मतलब यह हुआ कि जिसके लिए सारी चीजें पैदा की गई, और साधन का मतलब यह हुआ कि जो उपयोग करने के लायक है, जो इस्तेमाल करने के लायक है। तो ऐसे में एक विचार उभर के सामने आया कि मनुष्य ही एक ऐसा है जो मीडियम है, निषाद है। इस मनुष्य के लिए इस धरती पर सारी चीजें पैदा की गई है, चाहे वो चीजें लिविंग हो या चाहे नॉन लिविंग। तो इस विचारधारा से हुआ क्या कि मनुष्य का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन उभर करके सामने आया। अभी तक इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन उभर करके सामने नहीं आया था। तो आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यवस्था होती है वो पहले विचारधारा से शुरू होती है, उसका एक थॉट होता है। तो जो हमारा जो डेमोक्रेटिक थॉट है, जो प्रजातांत्रिक विचारधारा है, वो इसी विचार से शुरू हुआ है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो ह्यूमन है, मानव है, और उसी के लिए सारी चीजें पैदा की गई। बात समझ में आ गई? तो ऐसी परिस्थिति में अब आगे बढ़ते हैं हम। तो जो ह्यूमन है, यानी जो मानव है, उसको कुल 2 राइट्स नेचुरली मिले हुए हैं, यानी 2 अधिकार उसे प्राप्त होता है एज ए ह्यूमन। एक को कहते हैं हम लोग नेचुरल राइट्स, हिंदी कहे इसको तो बोलेंगे नैसर्गिक अधिकार, और दूसरे को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार। ठीक है? तो यहां तक की बातें आप समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मनुष्य है, ह्यूमन है। अब एज ए ह्यूमन आपको 2 राइट्स है, एक को बोलेंगे हम नेचुरल राइट्स और दूसरे को बोलेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। अब प्रश्न ये उठता है कि नेचुरल राइट्स क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो आप बहुत सिंपल वे में समझिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ए बाय बर्थ, यानी जन्म से जो आपको जो अधिकार प्राप्त होता है वो नैसर्गिक है। जैसे एग्जाम्पल में सांस लेना, शौच करना, जीवित रहना, सोना, अकेले रहना, यानी प्राइवेसी,
ये सब जितने हैं ना, ये आपको प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। अगर इसको दुनिया की किसी ताकत को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि आपको ये छीन सकता हो, चाहे मोनार्कियल स्टेट हो चाहे डेमोक्रेटिक स्टेट हो। और फंडामेंटल का मतलब क्या है कि गिवन बाय स्टेट्स, यानी राज्य द्वारा प्रदत्त। जैसे शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, दोष, इंग्लिश कर लेंगे आप लोग, लिख दे, दोष सिद्धि का अधिकार, बहुत सारे जितने हैं वो सब। अब यहां पर आपको समझना ये है, तो दोष सिद्धि का मतलब कि कोई क्राइम हुआ तो उसमें अपने आप को निर्दोष साबित करना कि हमने क्राइम नहीं किया है, या दूसरे शब्द में कि आप ही को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि अपना दोष एक्सेप्ट कर लीजिए, आप ही को नहीं कहा सकता है कि अपना दोष सिद्ध कीजिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ क्राइम। तो अब समझना हम लोग को ये है कि ये कौन दे रहा है, गिवन बाय स्टेट्स। तो स्टेट्स तो शुरू से था, लेकिन स्टेट बेसिकली आज के दौर में हम लोग जो देख रहे हैं वो भी एक मॉडर्न कंसेप्ट है। इसकी परिभाषाएं आधुनिक काल में दी गई गार्नर के द्वारा, और अब जो स्टेट की परिभाषा है वो एक निश्चित नीतियों के तहत है, एक फिक्स लॉ है इसका कि आखिर स्टेट्स या कोई देश बना क्यों। तो सबसे अच्छा जो इसका परिभाषा है या थ्योरीज है ओरिजिन ऑफ स्टेट्स का, वो रूसो का है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, समझौते का सिद्धांत। इसमें रूसो ने कहा कि वास्तव में जो देश है, जो स्टेट है, वो पब्लिक के बीच एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। किस प्रकार का समझौता? के टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू गिव प्रिविलेज टू द पीपल, टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। किस लिए भाई? तो डेवलपमेंट फॉर द सिटीजन्स या डेवलपमेंट फॉर द पीपल। यानी हम लोग एकत्र इसलिए हुए हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहे, विकास के सारे अवसर मिलते रहे, और साथ ही साथ जितने प्रकार के अधिकार हैं हमारे विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, वो हमको मिले, और बदले में हम टैक्स दें, और उस टैक्स से, उस कर से आप ये सारी चीजों को मेंटेन कीजिए। तो पब्लिक और स्टेट के बीच एक एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट के तहत जो है कोई देश या कोई स्टेट बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट अकाउंटेबल पब्लिक के प्रति है, पब्लिक के तरफ है। अगर स्टेट पब्लिक के वेलफेयर में काम करती है तभी उस स्टेट का अस्तित्व बना रहेगा। अगर स्टेट पब्लिक के वेलफेयर में काम नहीं करती है तो फिर उसका अस्तित्व नहीं बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में स्टेट से ज्यादा खतरा था, क्योंकि आप एक बात महसूस कीजिए, किसी को पैसा दे दीजिए या अधिकार दे दीजिए कि ये काम कीजिए, तो उससे खतरा रहता है कि आदमी भ्रष्टाचार कर सकता है, आपकी दी हुई राशि का गबन कर सकता है, या सही उपयोग नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से स्टेट को आप टैक्स के माध्यम से पावर दे दिए, तो ये खतरा बना हुआ था कि हो सकता है कि स्टेट हमारे ही अधिकारों का हनन कर ले,
हमारे ही राइट्स को छीन ले। तो इसलिए जरूरी है कि स्टेट को ये निर्धारित करने के लिए कहा गया कि आपको ये सारे अधिकार हम दे रहे हैं, तो हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए। तो इसीलिए स्टेट के द्वारा जो है वो अधिकार दिया गया जिसको मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो ये दोनों आमतौर पे नैसर्गिक अधिकार या मूल अधिकार, नेचुरल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स समानार्थक के रूप में या सिनोनिज्म के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक माइनर डिफरेंस ये है, एक सूक्ष्म अंतर ये है कि पैदा होते के साथ व्यक्ति को जो राइट्स मिल जाता है उसको हम लोग नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। इस पर अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, इस राइट्स को कोई छीनता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको जीवन से वंचित कर देना, यानी उसको मार देना। आप नैसर्गिक अधिकार के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन विकास करना है, आपको डेवलपमेंट करना है, तो आपको फंडामेंटल राइट्स चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। तो इसको संक्षेप में ऐसे समझिए कि जीवित रहने के लिए नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स जरूरी है, और विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जरूरी है। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे ये शब्द का कंसेप्ट। आगे बढ़े। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, उन पक्षों को पहले एलोबरेट कर देते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे हम आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। इसका ओरिजिन यानी उद्भव कैसे होता है। तो बेसिकली हमें जो आपको समझाना है वो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने पॉलिटी का जब अध्ययन किया था तो उसमें 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हमने समझाया था। एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कही कि जहां से शुरू हुआ वो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन। और ये दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी डेमोक्रेसी में शासन के 2 रूप हम लोगों ने देखा था, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। तो ऐसे में ये बात साबित होती है, प्रूफ होता है कि डेमोक्रेसी के यही 2 कंट्री पिलर हैं, स्तंभ। जितनी भी चीजें निकली हैं वो यहीं से निकली। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को भी हम यहीं से खोजने की कोशिश करेंगे कि किस ढंग से जो है वो निकला है। तो इसमें अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात की जाए या ग्रेट ब्रिटेन की बात किया जाए, तो दोनों जगहों पे फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनेट करता है, और दोनों जगह जो ओरिजिनेट करता है उसके रूप अलग अलग है। और इसे आपको समझना होगा, इसको आप समझ लेंगे तब आपको अपने देश में जो फंडामेंटल राइट्स है वो समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो उदित हो रहा है, जो निकल रहा है, जो ओरिजिन कर रहा है, वो एक शब्द है बिल ऑफ राइट्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे अधिकार पत्र। हम लोग जिसको भारत में फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, उसको अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। या और
के लिए अधिकार पत्र की घोषणा, डिक्लेरेशंस ऑफ फंडामेंटल बिल ऑफ राइट्स। डिक्लेरेशंस ऑफ बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। देखिए वहां जो फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डेवलप हो रहा है वो एक विचारधारा के तहत, और वो विचारधारा क्या था कि राज्य के सभी अंग, राज्य के सभी अंग लोगों के अधिकार छीन सकते हैं। अब ये जो उनका विचार बना वो कैसे बना ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो उनका फिलॉसफी या थॉट जो बनता है कि राज्य छीन सकता है उसका कोई भी अंग, और उससे प्रोटेक्ट हमें होना है। तो इसके पीछे कॉज क्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जब खोज कोलंबस ने की, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, पुर्तगाल भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है, सभी वहां पहुंच गए और सभी ने अपनी अपनी कॉलोनी बना ली। कॉलोनी का मतलब स्टेट्स, और उसमें सबसे ज्यादा कॉलोनी जो थी वो ग्रेट ब्रिटेन की थी, बाकी सब स्पेन पुर्तगाल का एक एक था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। और ग्रेट ब्रिटेन ने जो अपनी कॉलोनी बनाई तो उसमें दूसरे देश के लोगों को लाकर नहीं बसाया, बल्कि अपने देश के लोगों को बसाया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां एंग्लिकन और प्यूरिटन ईसाई धर्म के दो ग्रुप थे। जो एंग्लिकन लोग थे उनका सत्ता पे कब्जा था, जो प्यूरिटन लोग थे उनका दमन किया जाता था एंग्लिकन के द्वारा, और एक तरीके से उनको अमेरिका में निर्वासित कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया जेल के रूप में। तो ये रिलीजियस प्रिकॉशंस के, सोशल्स के शिकार थे प्यूरिटन लोग, और इनको जब अमेरिका में रखा गया तो थे सब प्यूरिटन, थे सब ईसाई, लेकिन इन पर शासन कौन कर रहा था? तो एंग्लिकन कर रहे थे। यानी गवर्नमेंट में जितने लोग थे सबके सब एंग्लिकन थे, और वहां बहुत ज्यादा ओवर टैक्सेशन किया गया, अति करारोपण किया गया इन लोगों पे, और वहां से बहुत सारे पैसे की उगाही की गई, इनसे बेगार लिया गया। जो यहाँ के मूल निवासी थे जिनको कोलंबस ने रेड इंडियन का नाम दिया था, उनकी तो स्थिति और भी दयनीय थी। तो ऐसी स्थिति में वहां जो स्टेट उभर रहा है 1494 के बाद, उसकी खोज के बाद, वो स्टेट एक एक्सप्लॉयटरी स्टेट है, एक शोषणात्मक राज्य है। और यहां रूसो क्या कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, किस बात का? तो हमारे लिए तुम काम करो, और हमारे लिए कैसा? तो वेलफेयर के लिए, जन कल्याण के लिए। वहां हो क्या रहा है कि स्टेट इस विचारधारा के, रूसो के इस विचारधारा के विपरीत क्या काम कर रहा है? तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, शोषण कर रहा है। तो इसके खिलाफ रिवोल्ट हुआ 1776 में। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में होता है, अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है उसके 13 उपनिवेश, और तब वो अपने लिए 1786 में आकर के फिलाडेल्फिया सम्मेलन करते हैं, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, और 1793 में अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना करके तैयार करते हैं। तो वहां इस सरकमस्टांसेस के वजह से जो वहां कॉन्स्टिट्यूशन बना अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि जो हमारा राइट्स है, पीपल का राइट्स है, उसको सरकार का सभी अंग छीन सकता है। इसीलिए सरकार के सभी अंगों से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये डिक्लेरेशंस ऑफ राइट किसके अगेंस्ट था? तो अगेंस्ट था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का। एग्जीक्यूटिव दोनों, मतलब समझ में आई आपको? यानी वहां का पार्लियामेंट अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाता है तो भी प्रोटेक्शंस मिलेगा, और अगर वहां का एग्जीक्यूटिव, यानी वहां एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, वो कोई रेगुलेशंस या रूल्स बनाता है और वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो इसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ, यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजंस है। जुडिशियल रिव्यू, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई? तो अगर संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई कानून वहां की विधायिका यानी लेजिस्लेटिव बनाती है, या कार्यपालिका कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है, तो उसकी जांच हो सकती है इस बात का कि वो साहब फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि नहीं। और वो जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा? तो वहां का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जब जुडिशियल रिव्यू करने के बाद उसने ये पाया कि बनाया गया कानून या लागू किया गया रूल्स और रेगुलेशंस फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, और जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो जाएगा तब फिर वो कानून अवैध हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा, वो लागू करने लायक नहीं रहेगा। और फिर वहां प्रोविजंस है कि ऐसी परिस्थिति में न ही लेजिस्लेटिव कोई काम कर सकती है उस पर और न ही एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं ये बात कि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स अमेरिका में प्रदान किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है वहां व्यक्ति पर, व्यक्ति के विकास पर। वहां राज्य जो है एक प्रकार से व्यक्ति से गौण है, व्यक्ति की वहां ज्यादा महत्ता है। अब बात समझ में आई? तो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स का रूप हम लोग को कहां देखने को मिल रहा है? यूएसए में। अब ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? तो एक घटना घटती है, उसको भी आप देखिए। वो 1215 में, हाँ ठीक, एक राजा थे जेन, उन्होंने सबसे पहले लोगों को अधिकार दिया। यानी पीपल को क्या दिया? राइट्स दिया कुछ। इसी को वर्ल्ड का, विश्व का सबसे पहला मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का हिंदी क्या होता है? महाधिकार, यानी सबसे बड़ा अधिकार। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ने सबसे पहले, जब वहां डेमोक्रेसी थी भी नहीं, जिस पीरियड की हम लोग बात बोल रहे हैं 1215 का, ये 100% मोनार्कियल स्टेट था, राजतंत्र था। इस समय वहां ये बात, वहां का राजा जेन क्या कह रहा है कि लोगों का अधिकार होना चाहिए, और हम लोगों को अधिकार देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां परिस्थितियां अलग हो रही हैं। यहां लोगों ने खुद तय किया कि हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। यहां लोगों ने तय नहीं किया, राजा ने तय किया कि लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो सरकमस्टांसेस चेंज कर रहा है,
उसका भविष्य में आकर के बहुत दूसरा प्रभाव पड़ा। अब एक तो 1250 की घटना है, दूसरा एक और घटना घटा, वो भी राजा ही दे रहा है, 1808 सी कॉमन एरा यानी ईस्वी। इसमें एक घटना घटा था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इस क्रांति में कोई खून खराबा नहीं हो रहा है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, बल्कि राजा द्वारा शक्ति या शासन शक्ति जनता को दिया जा रहा है, जनता को दिया गया। 1688 का जो घटना है वो ये है कि राजा ने कहा कि अब हम जो एब्सोल्यूट रूलिंग कर रहे थे, निरंकुश शासन कर रहे थे, अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिन पर शासन करना है उनकी बातों को नहीं जानना ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कुछ जनता की प्रतिनिधि जो है वो चुन करके आएंगे और वो जो हमें परामर्श देंगे, एडवाइस देंगे, उस एडवाइस के अनुसार हमारी सरकार काम करेगी। तो इससे वहां का पार्लियामेंट का जो प्रथम सदन था, जो अपर हाउस था, सॉरी द्वितीय सदन था जो अपर हाउस था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसका गठन हुआ। यानी पहले बड़े बड़े जो नोबल क्लास के लोग थे उन्हीं को राजा ने अपना प्रतिनिधि चुना कि आप ही के कहने पर हम शासन करेंगे। फिर आगे चल के लोगों ने कहा कि जब उनसे पूछ रहे हैं तो आम जनता से ही पूछिए, तब सभी की बात आप जान पाएंगे। तो उसके कारण से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अस्तित्व आया और इस तरह दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बन गए। तो वहां पार्लियामेंट जो बन रहा है वो राजा की इच्छा से बन रहा है, जनता उसके लिए कोई स्ट्रगल, कोई संघर्ष नहीं कर रही है, बल्कि राजा ही अपने पावर को जो है वो दे रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार राजा के द्वारा दिया जा रहा है, और ऐसे में जो वहां सर्वशक्तिमान चीज हुई, बनी गवर्नमेंट में, वो संसद बन गई, पार्लियामेंट बन गई। इन दो घटनाओं से क्या हुआ कि इन दोनों घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि वहां संसद सर्वोच्च हो गई, यानी पार्लियामेंट या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहिए, क्या हो गया? सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो गया, यानी पार्लियामेंट ही सुपर हो गई और सारे अधिकार वहां। और जो यहां सेपरेशन ऑफ पावर देख रहे हैं वो यहां एब्सेंट मिलेगा, जो जुडिशियल रिव्यू आप देख रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहां फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो यहां भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन यहां जो एब्सोल्यूट देख रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। यहां संसद की सर्वोच्चता के अधीन यहां भी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जनता के पास है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार का है? तो
केवल कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। मतलब कि वहां लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट अगर चाहेगी कि हम किसी का कोई कानून बनाए हैं और वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है उसमें। लेकिन एग्जीक्यूटिव कोई ऑर्डर निकालता है जिससे फंडामेंटल राइट डिसओबे हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू वो कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन में मूल अधिकार है वो नकारात्मक है, यानी नेगेटिव है। नकारात्मक या नेगेटिव का मतलब क्या है कि वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटेन है, अलिखित है। यहां पर अनरिटेन और लिखित का मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये नहीं समझ लीजिए आप कि ब्रिटेन का संविधान खोजने जाइएगा बाजार में तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे भारत का संविधान है वैसे ही ब्रिटेन का भी संविधान आपको मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है कि भारत का संविधान एक निश्चित संस्था, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, संविधान सभा बोलते हैं, उसको एक निश्चित समय में बनाया गया, उस पर सबके दस्तखत थे, सिग्नेचर थे। ब्रिटेन का संविधान कोई निश्चित सभा के द्वारा निश्चित समय में नहीं बना, बल्कि पार्लियामेंट ने समय समय पे जो कानून पारित करते गए उन्हीं कानूनों का संग्रह है ब्रिटेन का संविधान। इसीलिए उसको कहा जाता है कि वो रिटेन नहीं है, लिखित नहीं है, अलिखित है, अनरिटेन है। और ऐसे में फंडामेंटल राइट्स का वहां जो शेप, शक्ल जो उभर करके सामने आता है वो ये आता है कि जिन बातों को रोका गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिन कामों से रोक दिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, उसके अलावा जितनी चीजें हैं वो सब फंडामेंटल राइट्स। बात समझ में आई? तो इस तरीके से वहां जो ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स उभर करके सामने आ रहा है वो नकारात्मक रूप से उभर करके सामने आ रहा है, यानी जिसको रोक लगाई गई, जिसको रोका गया, उसके अतिरिक्त सभी आपके फंडामेंटल राइट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये अगर कानून बन गया कि वहां समाचार पत्र में कोई भी समाचार बिना सरकार की अनुमति के नहीं छप सकती। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तर्क के खातिर मान लीजिए, समझने के लिए, तो अगर ऐसा कानून बन गया वहां तो इसका मतलब कि आपको राइट टू स्पीच नहीं है। तो इसी तरीके से हम मानते हैं कि वहां नेगेटिव है, नकारात्मक है। अब मौलिक अधिकार के ये दो मॉडल मैंने आपको समझाया। अब ये समझाना क्यों जरूरी था कि अब हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि भारतीय कॉन्टेक्स्ट में मौलिक अधिकार की मांग कैसे कैसे उभर करके सामने आई। बात समझ में आई? इसको मिटाए क्या चीज? ये लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अगेंस्ट, हाँ ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया।
यानी भारत में मौलिक अधिकार का उद्भव। तो देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो समय आया वो साइमन कमीशन था। जिसका गठन 1927 में होता है। ठीक है, साइमन कमीशंस ने जो रिकमेंडेशंस किया उस रिकमेंडेशंस में जो फंडामेंटल राइट्स था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसको समझना है कि क्यों रिजेक्ट कर दिया। अभी अभी जो आपने ग्रेट ब्रिटेन को देखा कि वहां फंडामेंटल राइट नेगेटिव है, यानी जिससे रोक दिया उसके अलावा जो भी राइट्स है वो सब आपका फंडामेंटल राइट्स है। इसका मतलब यह कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो ब्रिटेन ने अपने देश में अमेरिका की तरह फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए, लोगों को अधिकार दिया, लेकिन वो अधिकार किस प्रकार का था? नेगेटिव था, नकारात्मक था। तो ऐसी परिस्थिति में उसी का ना शासन 1927 में इंडिया में था। और साइमन कमीशन क्या था? एक स्टैच्यूअरी कमीशन था, एक वैधानिक आयोग था। वो स्टैच्यूअरी या वैधानिक का अर्थ ये होता है कि जिसको कानून के द्वारा बनाया गया। और कानून के द्वारा क्यों और कैसे बना? क्योंकि 1919 के एक्ट के आर्टिकल 84 में, धारा 84 में प्रोविजंस था कि इस एक्ट की सफलता की जांच के लिए 10 वर्षों के बाद एक आयोग बनेगा। तो जब एक्ट में ही प्रोविजंस है ये, तो इसका मतलब कि इसके तहत जो आयोग बनेगा वो वैधानिक होगा, स्टैच्यूअरी होगा। इसलिए साइमन कमीशन एक स्टैच्यूअरी कमीशन था, एक वैधानिक आयोग था। और इसको जिम्मा क्या दिया गया था? तो उसकी एक्ट के 1919 के एक्ट के इम्प्लीमेंटेशंस की जांच करना, क्रियान्वयन की जांच करना कि कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ है। और उसके बल पर आगे जो एक्ट बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए, उसके लिए सुझाव देना, सजेशन देना कि अगला एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए। बात समझ में आई? तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया 1930 में, तो उस रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स का डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने रिजेक्ट क्यों कर दिया? कि ये इनफिनाइट राइट्स डिमांड है। ऐसा डिमांड आप कर रहे हैं कि उस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जा सकता है। वो उसके लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता है और उतने साधन जो है यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम अपने देश में जब इस तरह का कोई राइट्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आपके यहाँ हम कैसे दे देंगे इसको? ये डिमांड था, ये विचार था किसका? साइमन कमीशन का। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स जो इसके रिएक्शंस में भारतीयों का जो प्रतिक्रिया हुई वो नेहरू रिपोर्ट में सामने आया। नेहरू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि उनके पिता मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1928 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया।
यानी स्वीकार कर लिया कि फंडामेंटल राइट्स भारतीयों को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में दो प्रकार के विचारधारा उदित हुए। एक अंग्रेजों का, जो फंडामेंटल राइट्स देने के लिए तैयार नहीं थे, और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं का या लोगों का, जिनका विचार था कि नहीं, भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। अब देखिए क्यों। तो यहां फिर वही कंटेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन कहां पर खड़ा था। तो ब्रिटेन खड़ा था नेगेटिव रूप में, जो अपने देश में था, और भारत के लोग कहां खड़ा थे, तो यूएसए के परिवेश में खड़े थे। कि जैसे यूएसए में एंग्लिकन लोग उसका एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे थे, तो उसी तरीके से भारत में एक्सप्लॉयटेशंस तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे इंडियन का। तो इसलिए भारतीयों के निगाह में यह था कि स्टेट हमारा अधिकार छीन सकता है, इसीलिए स्टेट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शंस काफी जरूरी है। बात को समझिए। अब आप महसूस कीजिए कि शुरू वाला क्लास का जो आरंभ में हमने बात बताई वो कितना जरूरी था। कंसेप्ट बनाने के लिए, थॉट बनाने के लिए इसी फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, ये कोई सही बात नहीं होगी, बल्कि वास्तविक बात यह है कि उसके थॉट के हिसाब से, उसके विचारधारा के हिसाब से अगर उसको समझा जाए, परखा जाए, तो फिर पढ़ने में मजा आता है। अब यहां पर डिक्लेरेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1947 का समय है। तो 1947 में क्या हुआ, तो कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो गया, आजाद हो गया। आजाद के बाद जो अथॉरिटी हुई, यानी सत्ता आया, तो किसके पास आया, तो अथॉरिटी अंग्रेजों से छिन गई, और ये किसके पास चला आया, इंडियन के पास। अब यहां आप देखिए कि इंडिया के लोग तो फंडामेंटल राइट्स को ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ही एक्सेप्ट कर चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, उसमें बहुत सारी कमेटियां बनी थी, लगभग 15 कमेटी बनी थी। तो उसमें एक कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, असेंबली की, वो फंडामेंटल राइट्स कमिटी थी। और ये जो हेडेड बाई था, एक्चुअली में ये सब कमिटी थी। मेन कमिटी के जो हेड थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अंदर माइनॉरिटी का अलग कमेटी था, फंडामेंटल राइट्स का अलग कमेटी था। तो उसमें इसका फंडामेंटल राइट्स वाला कमेटी जो था, ये हेडेड बाय तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। और ये तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट के आधार पर जो फंडामेंटल राइट्स था, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अब भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया, उसके लिए बाकायदे तौर पे पार्ट 3 यानी भाग 3 में इसको जगह दिया गया। और इसमें जो आर्टिकल था, यानी अनुच्छेद था, वो काफी लंबा था, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजंस किया गया। तो इस प्रकार से अगर तुलना करें, कंपैरिजंस करें हम लोग, किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वहां जिस तरह का फंडामेंटल राइट्स दिया गया है,
उससे भी ज्यादा ये, उससे भी बड़ा फंडामेंटल राइट्स भारत में दिया गया है। ठीक है, अब एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, उसके बाद चूंकि ये इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले क्लास कर लेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। वो है कि जो हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है वो उसका कैटेगराइजेशंस किया गया है। तो क्या कि एक तो जो सिटीजन्स हैं उसको, जो नागरिक हैं उसको दिया गया है, और दूसरा जो विदेशी हैं यानी फॉरेनर्स हैं उनको भी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। यहां पर क्यों दिया गया पता है आपको? क्योंकि हमने बताया कि फंडामेंटल राइट्स और नेचुरल राइट्स दो राइट्स होते हैं। तो नेचुरल राइट्स लोगों को जन्मजात मिल जाता है, कोई भी पैदा लेता है, और फंडामेंटल राइट्स में नेचुरल राइट भी शामिल है। जैसे अनुच्छेद 21 को लीजिए, आर्टिकल 21, यानी जीने का अधिकार, आपको राइट टू लाइफ है, तो ये तो एक नेचुरल राइट्स है। तो आपके कंट्री में अगर कोई फॉरेनर रह रहा है तो उसको आप नेचुरल राइट्स नहीं देंगे, बात समझिए, तो उसको भी नेचुरल राइट्स देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं इसका मतलब कि आप डेमोक्रेटिक नहीं हैं, आप लोकतांत्रिक नहीं हैं। बहुत सारे मानवाधिकार चार्टर पर आपने साइन कर रखा है तो उसका फिर आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने वादा किया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है कि आप फॉरेनर को भी राइट्स दें ताकि वहां रह सके। तो 12 से लेकर के 35 तक का जो अधिकार है उसमें कुछ 5 अधिकार कुल ऐसे हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं, और बाकी राइट्स जो है वो विदेशियों को प्राप्त है। तो हम लोग अगर 5 सिर्फ याद कर लेते हैं तो फिर ये डिविजन्स हो जाएगा आराम से। सिर्फ फॉरेनर वाला विदेशियों को जो 5 राइट्स नहीं मिला हुआ है उसको सिर्फ अलग कर लेंगे तो ये क्या होगा कि कौन मिला हुआ है वो आप जान जाइएगा, तो आसानी होगी। तो इसमें जो राइट्स नहीं मिले हुए विदेशियों को उसमें देखिए कौन कौन है। तो सबसे पहला है आर्टिकल 15। इसमें क्या है? धर्म, मूल वर्ग, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फॉरेनर के साथ इस ग्राउंड पे हम विभेद कर सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाता है, SC, ST, OBC ये सबको। तो अगर ये अधिकार उनको मिल जाता तो फिर इसके तहत उन्हें भी आरक्षण देना पड़ता, तो एक तो क्वैश की स्थिति आ जाती। इसी तरीके से आर्टिकल 16 फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है। इसमें क्या है? अपॉर्चुनिटी टू पब्लिक सर्विस, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो इसमें जितने IAS, IPS, BPS से लेकर के चपरासी तक का जो पद है वो सब चला आता है लोक नियोजन में। तो अगर ये राइट्स दे देते तो ये यहाँ नौकरी भी करने लगते, इसलिए राइट्स देना संभव नहीं था, तो ये फॉरेनर्स को राइट नहीं दिया गया। उसके बाद तीसरा है आर्टिकल 19 यानी 19। इसमें क्या है? 6 स्वतंत्रताएं हैं। वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब इसी में शामिल है। वोट देने की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। इसके अलावा कहीं भी बस जाने का, कोई भी व्यवसाय करने का, संघ बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, तो क्या ये सब स्वतंत्रता विदेशियों को दे सकते हैं कि कहीं चाहे बस जाए, कोई भी रोजगार करने लगे? तो ये तो सिर्फ नागरिकों को ही मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता है।
तो इसीलिए 19 के में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो नहीं दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये दोनों आर्टिकल वास्तव में शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और खास तौर से अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। और अल्पसंख्यकों को इस कंटेक्स्ट में आप ये जान लीजिए कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है, एक माइनॉरिटी का एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुआ जिसमें 6 लोगों को हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कहा गया है। यहां जो आर्टिकल कह रहा है वो दो आधारों पर माइनॉरिटी तय होगा, एक लिंग्विस्टिक आधार पे और एक रिलीजियस आधार पे, यानी भाषाई आधार पे भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं और धार्मिक आधार पे भी। तो धार्मिक आधार पे माइनॉरिटी जो जनरली मुसलमान को माना जाता है वो है, लेकिन भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। कोई भी, और इसमें राइट्स क्या है आर्टिकल 30 के तहत कि वो अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं आर्टिकल 30 के तहत। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अलग है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इसके तहत सिर्फ मुस्लिम ही नहीं खोलते हैं, बल्कि दूसरे भाषा भाषी के लोग जो अल्पमत में हैं, उनकी भाषा कम बोली जाती है, उन्हें भी अपने भाषा को अपलिफ्ट करने के लिए अपने मन का स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार है। तो इस प्रकार का कल्चरल फैसिलिटीज विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जितना है ये जितना है ये किसी को विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जितने राइट्स हैं वो सब के सब विदेशियों को प्राप्त है। तो ये जो पहला क्लास आपका फंडामेंटल राइट्स का था, उसमें हमने कोशिश ये किया कि एक फंडामेंटल राइट्स का आधारभूत अध्ययन आपको करवाया, एक बेसिक स्टडी मैंने दी। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।